जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सोशल साइंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि 7 जुलाई 2024 के लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कि 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें कारण आर और कथन ए पर विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कथन ए दिया गया है कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, जो कि ये सही है, कथन सही है। कारण आर कह रहा है कि इसी इलाके में पौधों और जानवर जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है, तो ये भी सही है। कारण भी सही है इसका और कथन भी सही है, और दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोगों से एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, क्योंकि किसी इलाके में पौधों को और जानवरों जैसे संसाधनों को खत्म करना संभव है। यह दोनों कथन सत्य है और सही व्याख्या कर रहा है। आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समुदाय के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कारण, इसमें कई कारण है। तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण इसमें बताया गया है कि पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह ही पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के सभी पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। फिर दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार, चारा आदि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते थे। चौथा कारण है कि कुछ नदियाँ, झीलों, झरने का पानी कभी नहीं सूखता था और कुछ का सूख जाता था। सूखने वाली नदियों, झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को पानी पीने की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है? किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? इसको किया गया है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसको वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कटाई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश अर्थशास्त्र के ग्रंथ में वर्णित है। अर्थशास्त्र राजा के कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथ है, जो कि कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य के रूप में जाना जाता है। कौटिल्य को अर्थशास्त्र लेखक के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। राजतरंगिणी के कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के चाणक्य हैं। अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। कुमार संभव के कालिदास हैं, जो कि ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इसके लेखक हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो कथन पहला है कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया।
कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, जो कि सही है। कथन इसका पहला वाला सही है। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो कथन दूसरा वाला भी सही है और कथन पहला वाला भी सही था, दोनों सही व्याख्या कर रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका पहला और सेकंड दोनों सही है, पहला सेकंड की सही व्याख्या कर रहा है। इसमें दिया गया है कि 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया तथा अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे, वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और प्रमुखों ने धन शक्ति प्राप्त की और खुद को महा सामंत घोषित किया। 7वीं शताब्दी के बाद कई नए राजवंशों का उदय हुआ तथा 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। उस समय भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित था। विभिन्न शासकों के बीच सत्ता के लिए हमेशा युद्ध होता रहा। सही या गलत विवादों को युद्ध द्वारा सुलझाया जाता था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदित मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समापन है। ये शैली किसके बीच समापन है? तो ये शैली जो समापन है यह वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों में। तो ये वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों में समापन है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों के बीच समापन है। वृंदावन का गोविंद देव मंदिर का निर्माण 1590 में आमेर के राजा मान सिंह ने करवाया था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर केरल के कुन्नूर के तलीरम्बा में स्थित है और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूरा कराने का श्रेय जो जाता है वह इल्तुतमिश को जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वें में कहा जा रहा है कि 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। तो कौन से राजनीतिक बदलाव थे जो कि 7वीं शताब्दी के आते आते अस्तित्व में आ गए थे? इसमें दिया गया है पहला ए है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। इसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े भूस्वामी और सरदार थे वे राजा बन सकते थे, जो कि सही है। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र उठा लिया, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह सी होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें कहा जा रहा है कि 7वीं शताब्दी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शास्त्र उठा लिया। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्या किया है। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, जो कि पूरे मंडल का महान स्वामी होता है उसे महामंडलेश्वर कहा जाता है, इत्यादि घोषित कर देते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें बताना है कि 18वीं शताब्दी में कौन सा इसमें कथन दिया गया है। ये है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए जब व्यापारी और कारीगर यूरोप कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए, जो कि इसका ए वाला सही है। फिर इसके बाद आता है बी वाला। कहा जा रहा है कि बी वाले में ब्लैक देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहा गया है कि जो फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे, जो कि बी वाला इसका गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए वाला कथन ए सही था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ओनली ए इज करेक्ट। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसके एक्सप्लेनेशन पहले देखते हैं।
इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 18वीं शताब्दी में शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जबकि व्यापारी और कारीगर यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। यह कथन सत्य है तथा ब्लैक टाउन देसी व्यापारियों शिल्पकारों को कहा जाता है जो केवल फोर्ट सेंट विलियम जैसी जगहों पर रहते थे। इसके बाद आता है कि 18वीं शताब्दी की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 18वीं शताब्दी में गुलामी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं में एक थी। राजपूत, खत्री और कायस्थ आमतौर पर दास महिलाओं को घरेलू काम के लिए रखे जाते थे। 18वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति अस्थिरता से प्रभावित थी। सामान्यतः रूप से समाज में अपनी अधिकांश परंपराओं को बरकरार रखा, लेकिन समाज में कई बदलाव को प्रेरित किया। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर अधिकांश गरीब थे। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें बताना है कि औपनिवेशिक संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है कि थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, जो कि ये पहला वाला गलत है। फिर इसके बाद आता है बी वाला है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, जो कि ये बी वाला सही है। राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर इसके बाद सी वाला है कि सी है कि जमींदारों को किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया था, तो सी वाला भी इसका सही है। बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। ओनली बी एंड सी सही है। इसमें दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो कौन कौन से इसमें कथन हैं सत्य हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त को प्रत्यक्ष रूप से किसान के लिए बनाया गया था, जिन्हें रैयत कहा जाता था। इस प्रकार के बंदोबस्त को रैयतवाड़ी के नाम से जाना जाता था। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के मध्य पेश किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि विलियम एडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो विलियम एडम के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। विलियम एडम के संदर्भ में इसमें कहा जा रहा है कि विलियम एडम का एक स्कॉटिश प्रचारक थे, जो कि सही है। वह एक अंग्रेजी शासक थे। विलियम एडम्स एक अंग्रेजी शासक थे, जो कि ये गलत है। कंपनी ने इन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, तो जो कि ये सही है। चौथा है कि उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों के देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रमण किया था, तो चौथा इसका सही है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला राइट होगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि विलियम एडम एक स्कॉटिश प्रचारक थे। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था और उन्हें बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया था। यह 3 कथन सत्य हैं। इसमें दिया गया है कि एडम एक शिक्षा विद्वान एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक थे। एडम का मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी समाज का विकास किया जा सकता है। तकनीकी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया था। एडम ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल के प्रांत के स्कूल संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कराना है। तो सबसे पहले ए में दिया गया है कि राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ये जो कि ब्रह्मो सभा थे,
से संबंधित थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये जो कि आर्य समाज से थे। पंडिता रमाबाई, तो पंडिता रमाबाई ये जो कि विधवा गृह से संबंधित थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए थे। इसमें जो सही होगा तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा सही है। इसलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा सी वाला सही होगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। इसमें दिए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो संस्थाएं, स्थापक और स्थापना वर्ष। तो ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा जो कि इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, 1828 ईस्वी में किया था। फिर उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, 1875 में किए थे। फिर आता है विधवा गृह, इसके संस्थापक पंडिता रमाबाई थी। और लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बनवाया गया था। फिर इसके बाद आता है वेद समाज। वेद समाज जो कि आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा 1867 ईस्वी में। फिर बेलूर मठ, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 ईस्वी में। फिर आता है विश्व भारती। विश्व भारती जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके संस्थापक, जो कि 1912 ईस्वी में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न में से कौन सी थी। तो इसमें बताना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई थी उसमें कौन सा था। तो सबसे पहले ए है कि पश्चिमी विचारकों का हवाला देना, जो कि सही है। समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, जो कि ये गलत है। प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, तो ये भी सही है। इसमें ए और सी सही है। ए और सी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला है। ए और सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम विचारों का हवाला देना और प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति थी। 1820 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल हुगली जिले के बरसिंग गांव में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी में एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता और विचारक थे। एक प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक के रूप में उनके विचारों में भारतीय और पश्चिम दोनों आदर्श शामिल थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। तो कौन सा आंदोलन था जो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। इसमें ए है कि खेड़ा, गुजरात के पाटीदार किसानों के आंदोलन। जो खेड़ा था वह गुजरात के पाटीदार के किसानों का आंदोलन, जो कि ये सही है। दूसरा है कि पंजाब के घूसखोर हेमंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, तो दूसरा इसका गलत है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है कि गुजरात में नमक सत्याग्रह, जो कि ये सही है, गुजरात में नमक सत्याग्रह। फिर इसके बाद चौथा है आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिले के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, जो कि ये भी सही है। इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। पहला, तीसरा और चौथा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, केवल पहला, तीसरा और चौथा। इसमें कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया, जहां 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, गुजरात में नमक सत्याग्रह और आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिले में गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन जाना गया, तो ये था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, आंध्र में। इसमें कहा जा रहा है कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया।
यह गांधीवादी आंदोलनों के बाद सबसे सफल आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का समाप्त करना और भारतीय आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। यह आंदोलन 1911 को समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है, ए वाला दिया गया है 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि ये सही है। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। बी वाला कह रहा है कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योग पर पर्याप्त जोर दिया गया, जो कि ये सही गलत है। बी वाला इसका गलत है, जबकि ए वाला इसका राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका सी वाला सही होगा। पहला सत्य है और दूसरा गलत है। फिर इसमें कहा जा रहा है कि 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सरकारी योजनाओं बनाने एक औपचारिक मॉडल अपनाया और इसके तहत योजना आयोग जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था, इसका गठन 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1956 में तैयार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ज्योतिराव फूले पर कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि ज्योतिराव फूले के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है। तो ज्योतिराव फूले के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए वाला है कि फूले ने ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ाई की थी, जो कि सही है। बी वाला उन्होंने ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ होने के दावों पर खुलकर हमला किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे, तो ये भी सही है। उन्होंने कहा कि आर्य विदेशी थे। फिर डी है कि वह अपने समय में औपनिवेशिक विरोध राष्ट्रवाद के आलोचक थे, तो डी वाला भी इसका सही है। फिर उसके बाद ई वाला है उन्हें अपनी किताब गुलामगिरी दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी को समाप्त करने के लिए किया था, जो कि ये गलत है। ई वाला इसमें गलत है, तो दक्षिण अफ्रीका में नहीं, ये अमेरिका में किया गया था। तो इसमें ए बी सी डी सही है, ई वाला गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ए बी सी डी इसका सही है और ई वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा।